हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक में ये वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है बैंक ब्रांच रेवेन्यू ऑडिट। अब देखिए, बैंक अपनी ब्रांच की रेवेन्यू ऑडिट किस लिए कराती है। इसका मेन रीजन है कि जो रेवेन्यू लीकेज है इसको आइडेंटिफाई करें, प्लस उसको रिकवरी भी करें। तो ये आइडेंटिफिकेशन का जो काम है ये काम है ऑडिटर का, और ये रिकवरी का जो पोर्शन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक ब्रांच ऑफिशियल के ऊपर, या हम लोग बोल सकते हैं जो ब्रांच मैनेजर है उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बैंक ब्रांच रेवेन्यू ऑडिट में ऑडिटर को दो चीज देखना पड़ता है। पहला चीज ये है कि कहाँ कहाँ पे नॉन चार्जिंग ऑफ अमाउंट हुआ है, और दूसरा है कि शॉर्ट चार्जिंग या शॉर्ट रिकवरी ऑफ अमाउंट हुआ है। अभी अमाउंट बोलने का क्या मतलब है मैं आपको अभी डिटेल में उसको समझा रहा हूँ। देखिए, जो ओवरड्यू इंटरेस्ट है, यानी ओवरड्यू इंटरेस्ट बोलने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट ऑलरेडी ड्यू हो चुके हैं पर अभी तक पार्टी ने पेमेंट नहीं की, तो वो है ओवरड्यू इंटरेस्ट। तो अगर ओवरड्यू इंटरेस्ट है तो उस पर पेनल इंटरेस्ट लगता है, तो वो अप्लाई हुआ या नहीं, यानी बैंक पेनल इंटरेस्ट चार्ज किए और रिकवरी किए या नहीं, ये आपको देखना है। दूसरा है कि नॉन सबमिशन ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, अगर वो नहीं होता है तो उस पर भी पेनल इंटरेस्ट लगता है। नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी सैंक्शन टर्म, तो जो सैंक्शन लेटर उस पर जितना सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर वो नॉन कंप्लायंस हो जाते हैं तो उसके लिए जो रेस्पेक्टिव चार्जेस है वो लिए कि नहीं वो आपको देखना होगा। नेक्स्ट है सर्विस चार्जेस ऑन गारंटी और एलसी। तो सर्विस चार्जेस जो है वो प्रॉपरली बैंक चार्ज किए और रिकवरी किया या नहीं, ये भी आपको देखना है एज ब्रांच ऑडिटर, खास करके रेवेन्यू ऑडिटर। उसके साथ साथ और भी कुछ एडिशनल इंसिडेंशियल चार्जेस है, जैसे कि प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, फोलियो चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, सिविल चार्जेस, लॉकर रेंट, सरसी चार्जेस एक्सेट्रा। ये सरसी चार्जेस जो है ये आईबीसी से रिलेटेड है। तो ये तो रहा स्कोप ऑफ रेवेन्यू ऑडिटर। अब आ जाते हैं कि अगर आप रेवेन्यू ऑडिट करने जा रहे हैं तो कौन कौन से ऑडिट वर्किंग पेपर आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ऑडिट वर्किंग पेपर आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि लास्ट ईयर रेवेन्यू ऑडिट रिपोर्ट। तो लास्ट ईयर बैंक ने जो रेवेन्यू ऑडिट करवाए थे उसमें जो ऑडिटर का रिपोर्ट था वो रिपोर्ट आपको बैंक से मंगाना होगा, क्योंकि ये बैंक के पास है, आपको वो देखना होगा। सेकेंड चीज़ है कि वो देखना होगा आपको कि वो जो ऑब्जर्वेशन ऑडिटर दिए थे उसका पूरी तरीके का कंप्लाई हुआ या नहीं। मान लीजिए जो पिछला साल का ऑडिटर थे वो 2 लाख रुपए का रेवेन्यू लीकेज आइडेंटिफाई करके दिए थे। अभी आपको देखना है कि क्या बैंक वो 2 लाख रुपए का रिकवरी किए या कुछ भी नहीं किया, या पोर्शन किए, कि जो पोर्शन अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है उसके लिए भी आपको बैंक से फॉलो अप करने होंगे कि क्यों रिकवरी नहीं कर पाए। थर्ड जो चीज़ है ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, यह जॉटिंग पेपर आपको लेने होंगे ऑल लोन्स ऑफ बैंक ब्रांच स्कीम वाइज। तो देखिए, बैंक जो स्कीम वाइज लोन देती है, जैसे कि मुद्रा लोन हो गया, सीजीटीएमएसई हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, तो स्कीम वाइज की क्या कीजिए, आप जॉटिंग शीट मांग लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास सिनॉप्सिस आ जाएगा कि बैंक का एडवांस कितना है, कौन सा स्कीम में कितना लोन दिया है, उसमें की एलिमेंट्स कौन सा है, कौन कौन सा ऐसा लोन है जिसमें 1 करोड़ से ऊपर का बैंक फंडिंग किया है, तो उसको आइडेंटिफाई आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए वो है मास्टर सर्कुलर। ये मास्टर सर्कुलर आपको मिल जाएगा जो एडवांस मैनेजर है या जो लोन मैनेजर है, या कभी कभी ब्रांच मैनेजर जो है वो भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। ये क्यों देखना होगा, क्योंकि ये मास्टर सर्कुलर के बेसिस से सर्विस चार्ज कैलकुलेट हुई है नहीं, ये आपको देखना है। और कुछ अदर्स भी आपको चेक करने हैं, जैसे कि आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर कोई एक्सेप्शनल रिपोर्ट आ जाता है सिस्टम से तो वो आपको सिस्टम से डाउनलोड करने होंगे। अच्छा, और एक चीज़ है, देखिए बहुत सारा बैंक है जहाँ पे इंटरनल इंस्पेक्शन होता है या आरबीआई ऑडिट होते हैं। तो अगर ऐसा इंस्पेक्शन रिपोर्ट या आरबीआई ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है तो आपको उसका कॉपी भी अपने पास रखना होगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्चुअल चीज़ होता है कि कंकरेंट ऑडिटर जो होते हैं, अगर बैंक का जो कंकरेंट ऑडिटर है
उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही रेवेन्यू लीकेज आइडेंटिफिकेशन करना आ जाता है। पर अगर ऐसा केस होता है जहां पे आप एक कंकरेंट ऑडिटर नहीं है पर आपको रेवेन्यू ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट किया गया है, तो आप कंकरेंट ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट भी चेक कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी रेवेन्यू लीकेज के बारे में डिटेल डिस्कशन रहेंगे। कितना रेवेन्यू लीकेज वो आइडेंटिफाई की वो भी बताएंगे, कितना रिकवरी हुआ वो भी बताएंगे। तो क्या होगा, आपका काम में सहूलियत हो जाएगा। तो दोस्तों अभी चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पर डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं कि हम लोग देखे कि हमारा रेवेन्यू ऑडिट करने का पर्पस क्या था और रेवेन्यू ऑडिट करने के लिए कौन कौन सा ऑडिट वर्किंग पेपर या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। अभी हमको जो रेवेन्यू ऑडिट का काम है उसको स्टार्ट करना है। देखिए, जब आप रेवेन्यू ऑडिट का काम स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, वह रेवेन्यू लीकेज आइडेंटिफाई करना। और रेवेन्यू लीकेज आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ये सारा स्कोप ऑफ जगह है जहां से आप रेवेन्यू लीकेज निकाल सकते हैं। इसमें 80% रेवेन्यू लीकेज आपको आ जाएगा यहीं से, इंटरेस्ट ऑन एडवांस से। आपको 10% रेवेन्यू लीकेज मिल जाएगा यहाँ से, पेनल इंटरेस्ट से। और जो रेसिडुअल डिस्कशन है वहां से आपको बाकी का 10% रेवेन्यू लीकेज जो है वो मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेवेन्यू ऑडिट है उसका कोर पोर्शन है ये इंटरेस्ट ऑन एडवांस, यही हमारा कोर पोर्शन है, इसी पे हमको फोकस करना है। तो देखिए एक एक करके सारा सब पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट प्रोडक्ट वाइज, स्कीम वाइज, स्कीम कोड वाइज, इंटरेस्ट वाइज। देखिए बैंक जब भी लोन इशू करता है ना तो उसका प्रॉपर स्कीम कोड होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बैंक किसी को लोन दे रहे हैं, सीसी लोन दे रहे हैं, तो वो नॉर्मल सीसी लोन हो सकता है, वो एमएसएमई लोन हो सकता है, या फिर मुद्रा लोन हो सकता है। तो देखिए एक ही लोन का कितना सारा सब क्लासिफिकेशन है, तो आपको देखना है कि क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं, या प्रॉपर स्कीम कोड में उसको डाला गया है या नहीं। अभी आपको यहाँ पे दो चीज देखना है, एक है सैंक्शन लेटर और दूसरा है सिस्टम। सैंक्शन लेटर में जिस कोड या जो स्कीम में उसको लोन सैंक्शन किया गया है, सिस्टम में वही स्कीम वही कोड दिखाई कि नहीं, आपको चेक करना है। अब यहाँ जाते हैं दूसरे पॉइंट में, ये रेटिंग शीट। देखिए रेटिंग शीट जो होते हैं वो ऑडिटर को इसलिए देखना पड़ता है कि जो रेटिंग हुआ है बैंक के द्वारा उसमें कोई गलती हुआ या नहीं, क्योंकि रेटिंग में अगर वेटेज देने में बैंक गलती कर देता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो भी गलत हो जाता है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, इंटरेस्ट चार्ज बाय सिस्टम करेक्टली। तो सिस्टम में जो इंटरेस्ट रेट फीडिंग किया गया है वो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं, ये आपको चेक करना है। अब देखिए जो डिमांड लोन आप दे रहे हैं उस पर हम लोग जानते हैं कि एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 1% ज्यादा होता है। पर वही पे अगर थर्ड पार्टी एफडी के बेसिस से आप दे रहे हैं तो वहां पे पीएलआर और बीआर आपको चेक करने हैं और उसी के हिसाब से आपको जो डिमांड लोन है वो देने होंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, इफ देयर इज रिविजन ऑफ इंटरेस्ट एज पर रिव्यू सैंक्शन लेटर, द रिवर्स्ड इंटरेस्ट रेट इज अप्लाइड इन द सिस्टम फ्रॉम रिलेवेंट डेट। तो ये भी आपको चेक करना है कि रिलेवेंट डेट से हुआ या नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए रिव्यू हो गया दिसंबर पे पर इंटरेस्ट अभी जो है वो पुराने रेट पे ही चल रहा है, तो वो भी आपको चेक करने हैं। नेक्स्ट है एडॉक सैंक्शन। देखिए एडॉक सैंक्शन के बेसिस पे क्या होता है, आपको एडिशनल इंटरेस्ट लेने पड़ते हैं। वो एडिशनल इंटरेस्ट आप चार्ज किए या नहीं वो आपको चेक करना है। मान लीजिए कोई बोरोवर है जिसका 2 करोड़ का लोन है, अब उसको टेम्पररीली 50 लाख का जो है बैंक से एडॉक मिला है, तो 50 लाख के ऊपर जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो आया या नहीं वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, if borrower avails concession then when there is a revision of rate the revised rate is applied in the system। तो सेम चीज है कि अगर कुछ इंटरेस्ट रेट में रिविजन होता है तो एप्लीकेबल हुआ या नहीं ये आपको चेक करना है। अब देखिए अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग पेनल इंटरेस्ट ऑन एडवांस को लेकर। पेनल इंटरेस्ट में क्या है, इन केस ऑफ ओवरड्यू लोन ट्रांजैक्शन चेक पेनल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% इज चार्ज एंड रिकवर्ड फ्रॉम बोरोवर। तो सिर्फ चार्जिंग करना ही सफिशिएंट नहीं है, रिकवरी भी होना चाहिए। नेक्स्ट, in case of late payment of loan installment the interest penal interest is correctly charged। तो इसमें कैलकुलेशन जो आपको चेक करने होंगे कि सही तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुई है नहीं। नेक्स्ट, वेरीफाई कैलकुलेशन ऑफ पेनल इंटरेस्ट चार्ज बाय सिस्टम। तो सिस्टम ने जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए पेनल इंटरेस्ट वो सही रेट पे किया या नहीं, सही टाइम पीरियड के कंसिडर करके किया या नहीं, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट,
वेरीफाई पेनल इंटरेस्ट चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एंट्री ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट आफ्टर 10th ऑफ द मंथ, पेनल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% इज टू बी चार्ज्ड फ्रॉम 1st ऑफ द मंथ टिल द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट। तो अक्सर देखा गया है कि जो बोरोवर है वो स्टॉक स्टेटमेंट टाइमली सबमिट नहीं करते हैं और उसके लिए बैंक 2% पेनल चार्जेस जो है वो डिडक्ट करते हैं। तो वो चार्जेस डिडक्ट किए या नहीं वो भी आपको देखने होंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एनपीए। एनपीए में क्या है, देखिए, पेनल इंटरेस्ट करेक्टली कैलकुलेटेड एंड चार्ज। तो एनपीए में जो पेनल इंटरेस्ट है वो सही तरीके से कैलकुलेशन हुआ है और चार्जिंग हुआ है, ये आपको चेक करने होंगे। इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओनली व्हेन एक्चुअली रियलाइज्ड। तो इसमें आपको रियलाइजेशन के बेसिस पे इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, ऐसा नहीं कि ड्यू हो गया आपने चार्ज कर दिया, सही नहीं है, क्योंकि एनपीए के केस में आपको अलग से जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है वो फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर फ्लैगिंग ऑफ एनपीए अकाउंट्स एंड करेक्ट रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट। ये फ्लैगिंग होना बहुत जरूरी है, आपको ये चेक करना है कि एनपीए अकाउंट जो है प्रॉपर्ली मार्क्ड हुआ या नहीं है। अब आ जाते हैं अदर पॉइंट पे। अदर पॉइंट पे भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे रेवेन्यू लीकेज हम लोग देखते हैं, जैसे कि लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एज पर सैंक्शन टर्म्स के हिसाब से नहीं होते हैं, कभी कभी कम हो जाते हैं। एडवांस रेटेड इशू में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारा चार्जेस जो है वो बैंक डिडक्ट करते हैं, जैसे इंस्पेक्शन, कमिटमेंट, रिव्यू, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट अगर इशू करते हैं उसका चार्ज, सरसई या सिविल चार्जेस। तो ये सारा चार्जेस बैंक जो है वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट किया या नहीं, ये आपको चेक करने होंगे। कमीशन में हम लोग जानते हैं कि एलसी, बीजी और जनरल लाइफ इंश्योरेंस, ये सब जो पॉलिसी है इसका कमीशन सही तरीके से डिडक्ट हुआ या नहीं, ये आपको देखने होंगे। लॉकर एंड में आपको देखने होंगे कि रिकवरी एज पर चार्जेस एप्लीकेबल। अभी लॉकर दो किस्म का होता है, एक होता है स्मॉल और दूसरा होता है बिग। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा बैंक का क्लाइंट है जिसका स्मॉल लॉकर था पर बाद में उन्होंने बिग लॉकर लिए, पर चार्ज जो है पुराने रेट पे ही हो रहा है, तो वो आपको चेक करने होंगे और आपको देखने होंगे पोजीशन ऑफ आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। और इसको छोड़ के भी और एक दो मिसलेनियस पॉइंट्स है, जैसे कि अगर प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है फिक्स डिपॉजिट के केस में, तो वहाँ पे जो पेनल्टी है वो पेनल इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हुए कि नहीं वो आपको देखने होंगे। और रिकवरी ऑफ चार्जेस फॉर सर्विस रेंडर्ड फॉर एटीएम, आईएमपी, स्पॉट्स। तो दोस्तों ये रहा सिनॉप्सिस जिसके बेसिस से आप एक बैंक ब्रांच रेवेन्यू ऑडिट कर सकते हैं। अगर आपका इस सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल सुझाव है तो आप वही कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड पे जो रेड कलर की बेल आइकॉन है उसको हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।